तो मापन को मापने के लिए सबसे पहले हम उसके आवश्यक तत्वों को देखेंगे। जब हम लिखते हैं तो उसको लिखने का तरीका आप समझ लीजिए कि मापन को जब हम लिखने जा रहे हैं तो उसके हम सबसे पहले हम क्या मापन के बारे में बताते हैं, जो हमने बातें बताई थी। अब उसके बाद जो हमने मापन के लिए इम्पोर्टेंट बातें बताई थी कि मापन क्या है, तो मापन का सबसे इम्पोर्टेंट मूल्यांकन के बारे में बताया था कि मूल्यांकन का क्या महत्व है। सबसे पहले हम मूल्यांकन के ऊपर आते हैं, और यही हमारे वीडियो का पॉइंट है कि जीवन के क्षेत्र में मूल्यांकन का महत्व तो है ही है, और हम जाने अनजाने चेतन अचेतन रूप में हम अनेक तथ्यों को अर्जित भी करते रहते हैं। तो क्या जीवन में उनका महत्व है, किस तरीके से है, क्या हम उसमें बातें सीखते हैं, वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाती है। अगर हम कोई बात सीखते हैं तो वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लेके आती है, और यही परिवर्तन हमारे लक्ष्यों को पूरा कराते हैं। यह जानकारी क्या हमने जो सीखा है उसका मूल्यांकन करके हम देखते हैं क्या हमने जो सीखा है वास्तव में हमारे लक्ष्यों की पूर्ति में साधक है, क्या हम जो लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहे हैं हमारा सीखा हुआ उन लक्ष्यों की प्राप्ति में सही है। तो इसका हम मूल्यांकन करके देखते हैं। अगर हमारे अपने आप को पाते हैं कि हाँ हमारा जो सीखने का तरीका चल रहा है उससे हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारा सीखने का तरीका सही है। तो यानी कि मूल्यांकन को हम सीधी सी बात में स्पष्ट कर सकते हैं, मूल्यांकन बराबर मूल्य प्लस अंकन, मूल्य प्लस अंकन। तो व्यक्ति अपने मूल्य को आंकना, तो यही मूल्यांकन है। व्यक्ति की उपलब्धि का मात्रात्मक विवरण होना चाहिए। व्यक्ति की योग्यताओं का गुणात्मक रूप से, जो योग्यताएं प्राप्त कर रहा है, जो उपलब्धियां प्राप्त करी उसका मात्रात्मक रूप में, जो उसने योग्यताएं प्राप्त की उस योग्यता गुणात्मक रूप से आएंगी, क्वालिटी के रूप में। व्यक्ति की उपलब्धि व योग्यताओं का मूल्य निर्धारण। तीसरा पॉइंट है उपलब्धि। पहला उपलब्धि का मात्रा विवरण, दूसरा योग्यताओं का गुणात्मक विवरण, और तीसरा चीज़ है व्यक्ति की उपलब्धि और योग्यताओं का मूल्य निर्धारण। हम ये कह सकते हैं, इसमें ये कठिन शब्द हैं और इसको सरल लेने के लिए आपको कहना पड़ेगा मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप लिख दो आसान तरीके, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, और विषय वस्तु के साथ साथ जो उपलब्धि है, जो आपकी विषय वस्तु और उपलब्धि के साथ इसमें रुचि है, आपके विचारों का दृष्टिकोण है, आपकी कार्यप्रणाली है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक अनुकूलन चिंतन, और जो इसमें हम टेक्नोलॉजीज़ को प्रयोग करते हैं, प्रविधियों को प्रयोग करते हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। मूल्यांकन का चौथा पॉइंट उद्देश्यों की प्राप्ति भी है, और इसके अंतर्गत हम अधिगम प्राप्त करते हैं। अधिगम मतलब लर्निंग, यानी कि सीखने की प्रक्रिया। तो ये सीखने की प्रक्रिया जो हमारी उपयोगी है या नहीं है, मूल्यांकन से हमें पता चल जाता है, हम रिजल्ट हमारा आ जाता है सामने। अब प्रश्न आपके सामने, अगर शैक्षिक मूल्यांकन आ जाता है तो इसमें हम शिक्षा का प्रमुख कार्य है क्या कि बालक को संपूर्ण मानव बनाने के लिए हम उसके व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। तो संपूर्ण मानव बनाना है तो उसके व्यवहार में हम परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, उसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला, जन्मजात क्षमताओं में परिवर्तन पैदा करते हैं। जो उसको पैदा हुआ उसके साथ वो क्षमताएं लेके आया था, उसमें हम कुछ परिवर्तन लाएं। दूसरा, अज्ञान से हम ज्ञान में उसे परिवर्तित करते हैं। जो उसे बहुत सारी बातें पता नहीं है वो हम बताना शुरू करते हैं, तो उसे अज्ञानी है और उसको हमने ज्ञान देना शुरू कर दिया। तीसरा है अप्रेरणा से आदर्शों में परिवर्तन, मोटिवेशन। मैं आपको प्रेरित करता हूँ कि आप निराशा में ना रहिए, आप आशाएं पाइए, आप जीवन में सक्सेस पा सकते हैं, और उसके हम विभिन्न तरीके बताते हैं। और उसके कारण आपकी जो सोच थी अगर उसमें परिवर्तन हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि आपके जो आदर्श थे, आलस्य, आपके अंदर बदतमीजियाँ, लड़ाई झगड़ा, लापरवाहियाँ, ध्यान न देने की क्षमता,
अपने सही टारगेट पर एकाग्रता न होना, ये सभी बातें अगर आप इन पर फोकस करते हैं तो आपके अंदर परिवर्तन आता है। तो हम ये कहेंगे कि हमारे कारण आपके अंदर जो आपके गलत आदर्श थे वो अच्छे आदर्शों में परिवर्तित हो गए। उन अच्छे आदर्शों समय का 4 से लेकर के 7 बजे तक आप जो भी आप पढ़ते हैं उसका रिवीजन करें। शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आप जो भी पढ़ा, आपको बताया गया था, पहले याद किया था, उसका रिवीजन फिर से करके देखें मानसिक तौर पे। आप देखें आपको कितना याद है। आप ये देखें कि आपने अगर एक पेज आप पढ़ रहे हैं तो उसके 10 लाइनें जो है उनके पहले अक्षरों को जोड़ने की कोशिश करें और उसको एक शब्द बना लें और उसके हिसाब से देखें कि आपको उस प्रत्येक पहले अक्षर के हिसाब से आगे का पूरा वाक्य उससे जोड़ के देखिए, उससे लिंक बनाने की एक खेल खेलने की कोशिश कीजिए। स्टडी एक खेल है, अगर उसमें आप ध्यान लें, रुचि लें, अब रुचि लेंगे तो आपको आनंद आएगा। और एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये सब कार्य बहुत ज़रूरी है। तो ये शैक्षिक मूल्यांकन भी आपका अपने आप होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम मापित मूल्य का अवलोकन कर उसकी उपयोगिता या उसके मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं। और इसी तरीके से बहुत सब बड़ा सिलेबस है आपका, तो क्योंकि 2 दिन कल का दिन और है आपके पास, आपका पेपर है, तो मैं मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में बता दूं कि NCERT ने मूल्यांकन की प्रक्रिया को बताया था और उन्होंने एक बात बताई कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है, उसने 1960 में बताया था। इसके 3 महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। एक तो शिक्षण के उद्देश्य, दूसरा सीखने से उत्पन्न अनुभव, आप सीख रहे हैं कोई तो उससे अनुभव हो रहा है, और तीसरा जब वो अनुभव हो जाता है तो क्या आप उस अनुभव से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, और अगर आप व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं तो आपके शिक्षण उद्देश्य पूर्ण हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये आपका देखना है। तो शिक्षण उद्देश्य को आप सीखने से उत्पन्न, आपको कोई सिखाई जा रही है बात, तो उससे आप सीखने से आपने कुछ अनुभव प्राप्त किए, और अनुभव प्राप्त किए तो उससे आपके व्यवहार में परिवर्तन आया होगा। ये व्यवहार के परिवर्तन को आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास आपके गुरु आए, कहें बेटा ये तवा है, इसको हाथ में ले लो, और आपने तवा अपने गुरु कहने पर हाथ में ले लिया, ये बगैर सोचे समझे कि गर्म है या ठंडा है, और बाई चांस वो गर्म था तो आपके हाथ जल गए। फिर अगली बार जब आपके गुरु आपको वो तवा देंगे, तो बेटा ये तवा ले लो, तो आप अपने विवेक को प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप अधिगम कर चुके हैं, सीख चुके हैं। क्योंकि आपको एक डर है कि गुरु एक बार हमको जला चुके हैं, तो आप एक बार को इसकी गर्माहट के बारे में पहले आप चेक करना चाहेंगे। तो यही चीज़ देखना था कि आपने अपने नुकसान से कुछ सीखा। तो अगर आप सीखें तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा। को गुरु जरा चेक तो कर लें। तो इस तरीके से ये चीज़ जो है यही आपको आपका मूल्यांकन का प्रोसेस बताती है। और ये 3 उद्देश्य थे इसके, शिक्षण का उद्देश्य और अधिगम द्वारा सीखने से आपने क्या अनुभव प्राप्त किए, उस अनुभवों से आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। मूल्यांकन के इन सोपानों का विवरण देते वक्त हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए हमारे पास 2 तरीके के उद्देश्य होते हैं। एक तो सामान्य उद्देश्य होते हैं, कॉमन इंटेंशन जिन्हें कहते हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट, और दूसरे स्पेसिफिक उद्देश्य होते हैं। अनुभवों को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, अधिगम हम प्राप्त कर रहे हैं, लर्निंग सीख रहे हैं, अगर हम तो उसके अनुभवों को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो शिक्षण के जो बिंदु हैं उनका हम चयन कर लेंगे, और उपयुक्त उसमें हम कौन कौन सी सीखने की क्रियाओं को प्रयोग कर रहे हैं उसको समझ लेते हैं। व्यवहार परिवर्तन के आधार पर भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं। छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ इसका मूल्यांकन करते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसकी पुष्टि करते हैं। तो इस तरीके से हमारा मापन, शिक्षा के मापन और मूल्यांकन की संक्रिया पूरी होती है। और इसके बाद आपके सिलेबस में जो है मूल्यांकन एवं परीक्षा है, और मूल्यांकन और परीक्षा के संबंध में
भी हम आपको थोड़ा सा बताने जा रहे हैं। तो मूल्यांकन एवं परीक्षा को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके भी आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर कि मूल्यांकन में परीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। परीक्षा के कार्य जो होते हैं वो अर्जित ज्ञान को प्राप्त करना होता है छात्र के अंदर। शिक्षण विधि की सफलता को जांचा जाता है, शिक्षण के उद्देश्यों की सफलता को देखा जाता है, छात्रों के स्तर के निर्धारण व चयन और छात्रों में प्रतियोगिता या मार्गदर्शन। तो वर्तमान में शिक्षा की जो प्रणाली चली आ रही है या तो मौखिक चल रही है, प्रायोगिक चल रही है और तीसरा लिखित चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम व्यक्तिगत रूप से अगर हम देखते हैं तो इसमें सब्जेक्टिव रूप से ये टीचर अपने बच्चों से कुछ प्रश्नों को पूछता है, ये मौखिक तरीके से है, विषय संबंधी उसको ज्ञान अभिव्यक्ति करने की इसकी शक्ति आत्मविश्वास आदि का चयन करता है वाइवा के तौर पर। प्रायोगिक रूप में वो क्या करेगा, प्रयोगात्मक विषय जो भी होते हैं, चाहे शिक्षा शास्त्र है, होम साइंस है, ये सब है। तो इसमें हम एक कोई नमूना दे देते हैं, उसके आधार पर वो बच्चा का प्रैक्टिकल लेता है, उसकी योग्यता को देखता है। लिखित परीक्षा में हम जो पेन पेंसिल दे करके, कागज़ दे करके उससे हम उसके ज्ञान के और पाठ्यवस्तु से संबंधित व्याख्या इत्यादि के द्वारा हम उससे उसकी योग्यता को चयन कर सकते हैं। इसके लिए हम निबंधात्मक परीक्षा है या वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, इन सब के बारे में पूछते हैं। निबंधात्मक परीक्षा में प्रयुक्त जो अभी पूरी निबंधात्मक प्रश्न परीक्षा की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, किसी तरीके से पूछा इसमें प्रयुक्त होने वाले किस तरीके के प्रश्न होते हैं, इसका व्याख्या कीजिए। तो इसमें वर्णनात्मक प्रश्न हो सकते हैं, व्याख्यात्मक प्रश्न हो सकते हैं, विवेचनात्मक प्रश्न हो सकते हैं। तो ये देखो, वर्णनात्मक प्रश्न वासे वर्णात्मक प्रश्न और वासे ही वर्गीकरणात्मक प्रश्न। इसी तरीके से आधे वासे व्याख्यात्मक प्रश्न है, वासे वर्णात्मक प्रश्न, वर्गीकरणात्मक प्रश्न और व्याख्यात्मक प्रश्न वा अक्षर पे। और इसी तरीके से हम अगर वी अक्षर को ले लेते हैं तो इसमें हम एक और शब्द जोड़ सकते हैं, विवेचनात्मक प्रश्न। और विवेचनात्मक प्रश्न के साथ में हम इसका विश्लेषणात्मक प्रश्न भी ले सकते हैं। तो अगर हम देखें तो 5 पॉइंट हमारे इस तरीके से, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख सकते हैं। परिभाषात्मक प्रश्न होते हैं, परिभाषा देते हुए उदाहरणात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन करने वाले प्रश्न होते हैं, रूपरेखात्मक, आलोचनात्मक, ये सभी प्रश्न होते हैं। और इनके गुण जो हैं अगर आपसे पूछे जाएं तो रचना निबंधात्मक प्रश्न के जो गुण हैं, तो इसमें क्या है, रचना और प्रशासन में सुसगम, बहुत ही इसकी रचना करना बहुत आसान है, बहुत आसानी से लिख जाते हैं, एक पेज पे लिख जाते हैं, आधा घंटा पूर्व भी इसकी रचना कर सकते हो और 7-8 10 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और इसमें खर्चा कम होता है, मितव्ययी ही है। विचारों की भी स्वतंत्रता है, जो चाहो से उसमें बैठ के लिख दो, थोड़ा सा सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें। लेखन शैली का इसमें निर्णय हो जाता है। उच्च मानसिक योग्यताओं का भी हम इसमें देख सकते हैं कि भाई किसकी मानसिक रूप से योग्यता कितना लिख सकता है वो। व्यक्तित्व का मूल्यांकन, उसकी रुचि है, उसमें मूल्य भाव, उसके विचार कैसे हैं, जब उसमें देखते हैं उसके भावों को लिखने का तरीका क्या है। विस्तृत अध्ययन को प्रोत्साहन देता है। कुछ पाठ्यक्रम पर केवल प्रश्न ही होते हैं निबंधात्मक। और वांछनीय अध्ययन विधियाँ, नकल की इसमें संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन इसमें कमियां भी हैं, सीमाएं हैं इसकी कि निबंधात्मक में आप पूरे प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते पूरे सिलेबस को, कुछ सिलेबस आपका छूट सकता है। इसकी एक रूपता भी प्रश्नों की नहीं रहती है, क्योंकि कभी कभी कठिन स्तर के कोई लिख देता है, प्रश्नों को बना देता है प्रश्न पत्र, और कोई बहुत सरल बना देता है। तो जिसकी किस्मत में कठिन प्रश्न मिलते हैं तो वो सही उत्तर नहीं दे पाता है। रटने पर ज़्यादा बल मिलता है, वैधता का अभाव होता है, और विश्वसनीयता तो है ही बहुत कम, इसमें रिलायबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और आत्मनिष्ठ फलांक है कि जो आप लिख रहे हैं अपनी मर्ज़ी से लिख रहे हैं, लिखने पर ज़्यादा बल होता है। और जो विषय संबंधी जो कमजोरी है अगर इसको भी शिक्षक बहुत आसानी से नहीं पकड़ सकता है। इसमें उधार कर सकते हो
यानी कि सुधार का भी इसमें गुंजाइश रहती है कि अगर आप चाहें निबंधात्मक प्रश्नों में सुधार कर सकते हैं। इसमें आपको सुधार के तौर पे आपको कठिन और सरल सभी स्तरों को समान रूप से देना पड़ेगा। और उत्तर पुस्तिकाओं में भी सुधार, यानी कि उत्तर पुस्तिका को देखते हुए उसमें देख सकते हो कि क्या सही प्रश्न उत्तर दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। तो उस तरीके से कठिनाई का स्तर भी आपको देखना होगा बच्चों के, और सभी प्रश्न करवाने चाहिए, सभी के पूर्ण अंक समान होने चाहिए। और अनुभवी शिक्षकों द्वारा ही प्रश्न पत्रों को पहले प्रारंभिक सूची बना लेनी चाहिए, फिर विषय विशेषज्ञों की सहायता लेनी चाहिए। प्रश्नों को किस प्रकार हल करना है, इसमें डायरेक्शंस होने चाहिए। और इसके अलावा आप उत्तर पुस्तिकाओं में मूल्यांकन में भी सुधार करवा सकते हैं। ऐसे ही व्यक्ति परीक्षक नियुक्त किए जाएं जिन्हें पर्याप्त शिक्षा का अनुभव होना चाहिए। उत्तरों के नमूने प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए जाने चाहिए। अंकन विधि के बारे में स्पष्ट निर्देशन होना चाहिए। उत्तर के प्रत्येक महत्वपूर्ण भाग के लिए अलग अलग अंक होने चाहिए। जैसे 3 हिस्सों में कभी कोई प्रश्न पूछ देते हैं दीर्घ उत्तरीय, तो हर एक के लिए किसी के 2 पॉइंट है, किसी के 3 पॉइंट है, किसी के 4 पॉइंट। ये नहीं कि सीधे 20 पॉइंट का प्रश्न सीधा दे दिया, ये नहीं। और इसी तरीके से वस्तुनिष्ठ परीक्षा वैधता ज्ञात करने के लिए, वैधता अगर ज्ञात करनी है तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा ज़्यादा एक महत्वपूर्ण रोल करती है। इसमें बहुत अच्छा परिणाम आता है। और इसमें आत्मनिष्ठता की आलोचना है। और इसमें अलावा आपको वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के प्रकार हैं। एक रिकॉल आइटम, एक रिकग्नाइजेशन, पित्तास्मरण और अभिज्ञान। रिकॉल में हम सिंपल रिकॉल ले सकते हैं और कंप्लीशन ले सकते हैं। और रिकग्निशन में हम अल्टरनेट रिस्पॉन्स है, मल्टीपल चॉइस है, मैचिंग है और क्लासिफिकेशन है, ये आ जाते हैं। इसके अलावा हम जान सकते हैं इसके गुणों के संबंध में। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों जो परीक्षण होते हैं बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। इसमें इसकी ऑब्जेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। और जो भी अगर मैं अगर चेक कर रहा हूँ मैं भी वही आंसर पे नंबर दूंगा, और कोई और कर रहा होगा तो वो भी वही उसका आंसर समझेगा, वही नंबर देगा। इसमें पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, व्यापकता आ जाती है, विश्वसनीयता आ जाती है, रिलायबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, वैलिडिटी भी होती है, समय की बचत भी होती है, और स्कोरिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। और इसमें पक्षपात की संभावना नहीं रहती है। लिखने की गति का भी प्रभाव का कोई फ़र्क नहीं है, रटने का भी बहिष्कार है। तो इस तरीके से आप इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आपके सिलेबस में परीक्षण, उत्तम परीक्षण की विशेषताओं के बारे में भी दिया गया है, तो उसमें आप देखिएगा आसानी से। एक अच्छा चैप्टर है, लेकिन विशेष इसमें थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा। आपके सिलेबस में तो वैधता भी है, वैलिडिटी भी है, रिलायबिलिटी है, और इसमें जहाँ से क्वेश्चंस जो निकल के आते हैं, एक आता है प्रश्न बुद्धि के मापन से संबंधित। तो बुद्धि के मापन के संबंध में एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, बुद्धि लब्धि क्या चीज़ है, ये बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं, तो इसे समझाइए। तो बुद्धि लब्धि जो होती है बालक की मानसिक और उसकी जो क्रॉनिकल आयु है, शारीरिक आयु है, इसके बीच में रिलेशन को बताती है। यानी कि बुद्धि लब्धि को हम इंटेलिजेंस क्वेशेंट भी कहते हैं, और इसको IQ भी एक शब्द बोला जाता है। आई बड़े कैपिटल लेटर में और Q बड़े, और IQ को हम कहते हैं मैं MA/CA। एक फार्मूला हमने याद करा था, पहले MA आता फिर CA करते हैं। तो MA/CA यानी कि मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एज एंड क्रॉनिकल एज। तो मेंटल एज जिस व्यक्ति की है, 10 साल का बच्चा है, उसको 12 साल की भी सोच हो सकती है, लेकिन उसकी जो शारीरिक आयु वो 10 साल की होगी। तो अगर हम किसी व्यक्ति के IQ निकालते हैं, अगर वो 10 साल का बच्चा है और अपना वो 12 साल का समझ रहा है, तो 12 में 100 की गुणा करके बटे 10 कर देंगे तो उसकी IQ लेवल 120 हो जाएगा। तो 12 गुणा 100 बराबर 1200 बटे 10, यानी कि 10 से 1 0 हटा दिया ऊपर का, तो 120 बचता है। तो ये कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की आयु से ज़्यादा अच्छा सोचता है, तो उसकी मानसिक आयु अगर अच्छी है, तो ये माना जाता है कि उसका IQ लेवल भी अच्छा होगा। तो ये टर्मैन ने
बिने के मानसिक आयु के सिद्धांत को स्वीकार करके ये फार्मूला दिया था। तो ये पूछा जा सकता है टर्मैन का दिया हुआ है, तो आप लिख देना तो अच्छा लगेगा। टर्मैन ने ये बुद्धि लब्धि के इस फार्मूले को दिया था IQ को। तो IQ का फार्मूला IQ बराबर MA/CA, ठीक है। और इसमें आप दे सकते हो बुद्धि परीक्षण के प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। 1905 में बिने ने सबसे पहले बिने ने 1905 में सबसे पहले प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। और इसके बाद में सामूहिक बुद्धि परीक्षण आया, और व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर को पूछा जा सकता है। और ये बुद्धि परीक्षण के बाद में और भी आपके सिलेबस में है मटेरियल। रुचि का मापन किस तरीके से करते हैं, रुचि क्या चीज़ है, रुचि का मापन कैसे कर सकते हैं, और आपके व्यक्तित्व के मापन के संबंध में। तो आपको मैं शॉर्टकट में ये बता दे रहा हूँ कि व्यक्तित्व यानी कि मेजरमेंट तो करना ही हमें, लेकिन पर्सनालिटी का जब हमें करना होता है तो व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, ऐसे किस रूप में लेना चाहिए, क्या वो जैसा है वैसा है या जैसा दूसरों को दिखता है वो वैसा है। तो व्यक्तित्व के संबंध में महत्वपूर्ण तत्व क्या निकल के आए कि व्यक्ति में कुछ सामान्य भी होते हैं गुण और कुछ विशिष्ट फैक्टर भी होते हैं। और इसकी परिभाषा जो मनोवैज्ञानिकों ने दिया करके कहा है कि ये अपने वातावरण के साथ व्यक्ति का अनोखा और स्थायी सामंजस्य है। बोरिंग कहते हैं कि अपने वातावरण के साथ क्या है, व्यक्ति का एक अनोखा और स्थायी सामंजस्य। आलपोर्ट की परिभाषा जो सबसे बेस्ट मानी जाती है, और उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व मनोशारीरिक, व्यक्ति जो होता है मनोशारीरिक गुणों का संगठन है। कोई भी व्यक्ति अगर हम देखते हैं व्यक्तित्व, व्यक्ति के अंदर जो पाया जाता है व्यक्तित्व, तो उसके मन और शारीरिक रूप से ये जितने गुण हैं इनका ये संगठन है। इसमें केवल शारीरिक गुण ही नहीं, मानसिक गुण भी शामिल होते हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, ये गुण स्थिर नहीं रह सकते हैं, परिस्थितियाँ कंडीशंस के हिसाब से ही बदलते रहते हैं, इसीलिए हमें इन्हें गत्यात्मक संगठन भी कहते हैं। दो बातें उन्होंने बताई। तीसरी बात कह रहे हैं व्यक्ति के अपने वातावरण से समायोजन व्यक्तिक भिन्नता से प्रभावित होता है। ये नहीं कि व्यक्ति कोई है वो अपने वातावरण से अगर समायोजन बनाना चाहता है तो वो अपनी पर्सनल जो अपनी आइडेंटिटी है उससे भी उसमें वो प्रभावित होगा, और यही सर्वोच्च। और इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को अगर हम देखेंगे तो जैविक और आनुवंशिक हैं, और दूसरी चीज़ एनवायरनमेंट है। तो जैविक रूप से शरीर के तत्व जैसे उसका रंग रूप है, शारीरिक गठन है, भार, और दूसरा शब्द जो आता है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हैं इनको हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। ये सीधे हमारे हार्मोन्स इसका जो अंदर स्राव होता है इनमें वो हार्मोन्स हैं, और ये आंतरिक ग्रंथियाँ स्रवित होकर के रक्त में मिलकर के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचती हैं, इसीलिए इन्हें डक्टलेस कहते हैं। और इनसे व्यक्ति की आकृति, स्वास्थ्य, बुद्धि और व्यक्तित्व का सभी पहलू प्रभावित होते हैं। नर्वस सिस्टम भी प्रभावित होता है, बुद्धि है, और पर्यावरण संबंधी तो भौतिक और सामाजिक पर्यावरण है, आर्थिक पर्यावरण है, सांस्कृतिक पर्यावरण है, ये आप लोग समझ चुके हैं। अगर हमसे व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो हमको ये तीनों बातें याद रखनी पड़ेंगी कि शरीर की रचना का दृष्टिकोण क्या है, सामाजिक जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है, कॉन्स्टिट्यूशनल, सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, शरीर रचना का किस तरीके की बनावट है और समाजशास्त्र के हिसाब से, और तीसरा मनोवैज्ञानिक रूप से। तो ये आपके व्यक्तित्व के संबंध में आपके लिए दिया हुआ है। और समाजमितीय जो समाजमितीय विधियाँ हैं, सोशियोमेट्रिक मेथड्स हैं, तो इस पर आपके यहाँ प्रैक्टिकल है एजुकेशन में, तो आपको थर्ड पेपर जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें इसके बारे में दे रखा हुआ है। और इसके अलावा आप जो हैं शिक्षा शास्त्र में आप पढ़ेंगे सांख्यिकी, स्टैटिक्स,
तो स्टैटिक्स के बारे में भी आप अपना देखिएगा पेपर, और समय की मांग के हिसाब से हम ये आपको बाद में ही दे पाएंगे। कल कोशिश करेंगे सांख्यिकी के बारे में आपके लिए एक नया वीडियो अपलोड करेंगे। तो इसी के साथ डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ आप अपना पेपर परसों आपका 3 से 6 में पेपर है। आज और कल, आज मेरे सभी वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइए अपने साथियों के साथ में। कानपुर विश्वविद्यालय के ये जो वार्षिक परीक्षा हो रही है CSJMU की, तो इसमें ये मेरे प्रश्नों के जो आपको किसी टॉपिक पर बताने की कोशिश की गई है, इन टॉपिक्स को आप फोकस कीजिएगा तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा इस शिक्षा में। और इन्हीं सब एजुकेशनल एरिया में इन्हीं सब बातों के साथ में, अध्ययन सामग्री के साथ में डॉक्टर त्रिपाठी सर, शुभकामनाओं सहित आपकी परीक्षा शुभ हो।